बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट फ़हाद और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद फ़हाद। जैसा कि आपको पता है कि कराची में बिल्डिंग्स एंड शॉपिंग सेंटर को गिराने का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कब तक चलेगा। और दूसरा जो सवाल ये पैदा होता है कि इसका क्या इलाज है, किसकी ज़िम्मेदारी, हम किसको ज़िम्मेदार ठहराएं कि ये किसकी प्रॉब्लम है। तो इसी सिलसिले में हमने काफ़ी गौर खौज किया। तो मुझे हमारे एक दोस्त हैं फ़याज़ इलियास साहब, जो कि आबाद के चेयरमैन हैं और माशाल्लाह इस वक्त बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, स्पेशली नासला टावर के केस में। और इस वक्त माशाल्लाह आप उनको देख ही रहोगे सारे टीवी स्टेशन में, और क्योंकि वो चीज़ों को एक तो चाह रहे हैं कि इसके मसले का हल निकले, तो इसलिए में हमने इनको दावत दी है और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी फ़याज़ साहब, कैसे हैं, खैरियत जी से? अस्सलाम वालेकुम फहद, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल पहले तो खैरियत आपका से बहुत ठीक शुक्रिया आप। फ़याज़ भाई कि आपने माशाल्लाह, मुझे पता है इस वक्त रात के काफ़ी देर हो रही है और आपने मेरी दावत को एक्सेप्ट किया। थैंक यू अगेन। तो फयाज़ साहब, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें बताएं कि आप बीइंग अ बिल्डर किस तरह आप आए इस फील्ड के अंदर, और आबाद का चेयरमैन माशाल्लाह आप अभी हैं और एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये। तो कैसे ख्याल आया कि आपको आबाद का चेयरमैन बनना है, और इस तरह आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हमें? वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फहद। देखिए, एट फर्स्ट मैं थोड़ा सा आपको इनिशियल मैं चाह रहा हूँ कि ब्रीफिंग में दूँ आबाद, व्हाट एग्जैक्टली आबाद इज। जी। आबाद इज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली कराची बेस्ड। जी। और आबाद के जो है इस वक्त मोर देन जो है 1200 से ज्यादा मेंबर्स हैं। और माशाल्लाह। ये पूरे पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो आपको कंस्ट्रक्शन, हाई राइज, लो राइज या हाउसिंग स्कीम्स या डेवलपमेंट नजर आ रही है, ये जी। सारे जो है ये आबाद के मेंबर्स हैं, जो लेजिटिमेट मेंबर, जो लेजिटिमेट लीगली जो अप्रूवल्स लेके और ये सारे काम किए जाते हैं। आबाद जो है इसके दो रीजन्स हैं, वो एक नॉर्थ रीजन है और एक साउथ रीजन है, जिसमें सही है। नॉर्थ में आपका पंजाब इनके खैबर पख्तूनख्वा एंड साउथ इज जी। सिंध एंड बलूचिस्तान। तो ये आबाद और आबाद की जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1972 से ये फॉर्मेशन हुई थी। और आबाद जो है अपने जितने मेंबर्स हैं उनके कोई इश्यूज, इम्पेडिमेंट्स या हर्डल्स आते हैं या पॉलिसी मैटर्स होते हैं, तो उसमें उनको हेल्प आउट करता है। और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो आबाद का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे बिल्डिंग बायलॉज हैं या आपकी जो अगर आप देखें यूटिलिटीज या जो भी रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो इश्यूज हैं, उसको जो है आबाद लुक आफ्टर करता है। और जैसे इधर इस फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो वहां पे भी आबाद की बहुत बड़ी रिकग्निशन भी है, पार्टिसिपेशन भी होता है पॉलिसी मेकिंग्स के अंदर में, चाहे वो एफबीआर हो या चाहे इसके अलावा हाउसिंग स्कीम्स हो या हाउसिंग डेवलपमेंट्स। और ये जो एरियाज हैं, तो उन सारे उसमें आबाद की एक एक्सपर्टीज या सारी एज अ स्टेक होल्डर वहां दी राइट। जाती है। राइट। जहां तक आपने मुझसे सवाल किया कि मुझे कैसे ख्याल आया, देखिए एज अ रियल एस्टेट जो स्टेक होल्डर, वी आर वर्किंग इन कराची एंड इस्लामाबाद एज वेल। तो इट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, और जो फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं जी। उसके अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ उसमें हम बिजनेस करते हैं पाकिस्तान में। और फलकनाज जो है जो फॉर्मेशन हुई थी इस 1976 से जो है वी आर इनटू दिस बिजनेस। तो माशाल्लाह। वी हैव मतलब ऑलमोस्ट डन मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इफ वी काउंट द तकरीबन कोई 45-46 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट करके हजारों अलॉटीज को हैंड ओवर ज़बरदस्त। कर चुके हैं। एंड एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन कराची एंड इस्लामाबाद, जिसमें से हाउसिंग के भी प्रोजेक्ट्स हैं, लैंड डेवलपमेंट्स के भी हैं, लो राइज हैं, हाई राइज हैं, ऑफिस कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं। तो इन सब पे इस वक्त हम एट प्रेजेंट वर्किंग कर रहे हैं। बट जैसे कि आबाद है, देखिए बीइंग अगर आप बिजनेस कम्युनिटी स्टेक होल्डर हैं इन द सेम ट्रेड एंड बिजनेस, तो जो आबाद की जैसे मैंने आपको चीजें बताई, तो वो आप वही जो है बिजनेसमैन या वही जो स्टेक होल्डर समझ सकता है इन इश्यूज को, जो यूजुअली आबाद के मेंबर्स को फेस करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो हर्ट कर रही होती हैं इस बिजनेस को, या इसके अलावा जैसे आपके डिपार्टमेंट्स के जो इश्यूज होते हैं बिल्डिंग बायलॉज के हवाले से, तो वहां पे जो है आपकी पार्टिसिपेशन मैं समझता हूँ मैंडेटरी है। और उन लोगों को आना चाहिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर भरपूर तरीके से। तो राइट। यही है, देखें अगर मैं ये कहूँ कि इफ आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस और मुझे क्या जरूरत है कि मैं इन कामों में जाऊं,
तो देखिए जब स्टेक होल्डर्स ही जब आगे फ्रंट फुट पे नहीं आएंगे तो बाकी तो आप किसी और के ऊपर हाँ बिलीव कर नहीं सकते हैं. आई ऑलरेडी सर्व एज अ सीनियर वाइस चेयरमैन आबाद in from tenure of 2017 and 18, or then last year I elect as a chairman of Abad, as chairman Abad for 2021 tenure. तो ये ये आपके एक यहाँ क्या आप इलेक्शन प्रोसेस होता है बाकायदा, आप लोग उसको फॉलो करते हैं, आपकी गवर्निंग रूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं आबाद में? एब्सोल्युटली. Abad is registered in the Director General Trade Organization जो है उसमें आबाद इसमें रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट इदारा है ये, उसके साथ हम रजिस्टर्ड हैं. और आबाद जैसे कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स है तो फेडरेशन के साथ भी हमारी एफिलिएशन है. तो उस लिहाज से एक प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन है. और जैसे इलेक्शन में आप देखते हैं कहीं जिस तरह से पाकिस्तान में दुनिया भर में जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो इसी तरह से आबाद में भी दो ग्रुप या दो पैनल्स जो हैं उनके वाकई दरमियान में जैसे जो है वो इलेक्शंस होके 2013 में इलेक्शन जी होके जो एलाइड पैनल जो है वो उसके मेंबर्स जो है आबाद में एज अ जो है उसमें एज अ लीडरशिप के थ्रू, और आबाद में हमने जैसे जो इलेक्ट होके आया एलाइड पैनल ऑफ जी आबाद. तो सिंस 2013 जो है वी आर मतलब इसी एलाइड पैनल ही है क्योंकि ओपोनेंट जो है कोई दूसरा अब ग्रुप कोई है नहीं. तो इसका एक एवरी ईयर जो है इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो है नॉमिनेशन दी जाती है, और नॉमिनेशन के बाद जो है उसमें से जो मेंबर्स एज अ चेयरमैन एंड सीनियर वाइस चेयरमैन जो मेरे अंडर में है, वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन साउथ रीजन एंड नॉर्थ रीजन जो कि केपी के, तो वहां से प्रोसेस के तहत जो है चेयरमैन आता है इलेक्ट होके. माशाल्लाह। इससे पहले तो फयाज भाई मेरे ख्याल में मोहसिन शेखानी साहब थे, राइट? आपसे पहले? जी हाँ. जी हाँ बिल्कुल. मेरे मुझसे पहले जो है 2019 एंड 20 का जो टेन्योर था आबाद का वो मोहसिन शेखानी थे. और मोहसिन जी शेखानी इससे पहले भी जो है तीन बार जो है आबाद के चेयरमैन रहे हैं. माशाल्लाह और माशाल्लाह। जी हाँ, तो एज अ 2000 एज अ चेयरमैन आबाद 2020 एंड 21 में ये जिम्मेदारियां मुझे दी गई. हमारी जी जो लीडरशिप इज मोहसिन शेखानी इज ऑल्सो पैटर्न इन चीफ ऑफ एलाइड पैनल. तो उनकी और तमाम सीनियर मेंबर्स जो हैं उनका एक जी तरीकेकार है कि आफ्टर ऑल जितनी आप स्क्रूटनाइज करके और वो एक इलेक्ट किए जाते हैं मेंबर्स, और उसके बाद उस मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने आबाद के जैसे मेंबर्स हैं, जितने बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पूरे पाकिस्तान में हैं, आप उनके स्टेट को आप सिक्योर करते हैं. इनकी कोई इश्यूज आते हैं, बिल्डिंग्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, या एनक्रोचमेंट के मसले आते हैं, या अप्रूवल के प्रोसीजर हैं, यूटिलिटीज की जो रिक्वायरमेंट कनेक्शन रिक्वायरमेंट है, या अलावा इसके जो भी उसमें आप इनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं इसमें ये. अच्छा। और अब मसले गवर्नमेंट जी लेवल पे भी जैसे पॉलिसी मेकिंग है. अगर मैं आपको सॉरी आपको इंटरप्ट किया मैंने इसमें, जैसे लास्ट जैसे अगर इस वक्त पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट जो है पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो है गवर्नमेंट में आने से पहले वो 2017 में जो है और 18 का जो टेन्योर था मेरा, उसमें 2018 में आके उन्होंने हाउसिंग पॉलिसीज जो है वो हाउसिंग पॉलिसीज भी उन्होंने आबाद से ही अनाउंसमेंट की थी, जो 50 लाख घर बनाने हैं जो कि लो अच्छा कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का पार्ट है. जी 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 मैंने आफ्टर सुनी वो। गवर्नमेंट जी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो आबाद इज अ मेजर स्टेक होल्डर ऑफ रियल इस्टेट. तो उनका ये था कि आबाद को उनके साथ जो है पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहिए इस सिलसिले में. सही 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 सही। आप चलते हैं फयाज भाई, ये जो मसला हुआ है नास्ता टावर का, फिर अलाउद्दीन पार्क का, आपको क्या जी हाँ. लगता है कहाँ पर गैप है इस मामले में? देखिए एक जैसे फहद, एक चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर जैसे हमने देख सुना भी है, कुछ हमारे जो कोलीग्स हैं, बिल्डर कोलीग्स हैं, वो कनाडा में भी जो है वो बिजनेस करते रहे रियल इस्टेट में. जी हमें और जैसे दूसरे कंट्रीज में भी हैं, दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एक जो लेवरेज दी जाती है या इनकरेज किया जाता है कि उनको लैंड्स गवर्नमेंट लेवल पे लैंड्स दी जाती है कि ये लैंड्स आप लें और इस पे आप हाउसिंग करें. सही है. और अलोंग विद मेजर एंड माइनर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है ये इंडस्ट्री जो है, जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है उसको उस तरह से इनकरेजमेंट नहीं मिलती है. उसका सबसे बड़ा एक इशू, इसकी एक बात बताऊं कि ये जो वो इंडस्ट्री है कि कंस्ट्रक्शन जो है जिससे मुंसलिक जो है 70 से जायद 70 वो इंडस्ट्रीज जो 70 से जायद वो इंडस्ट्रीज है राइट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड है. कनेक्टेड है। एंड मल्टीपल मतलब जो आप वी आर द सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर.
और हमारा जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी में जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा जो जीडीपी में भी हमारा एक बहुत बड़ा रोल है कि अब जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, उसमें भी हमारा उसमें समझिए कि एक नंबर्स जो है आज आप देख रहे हैं कि 4 जीडीपी 4 को हम हिट कर रहे हैं, तो उसमें भी एक आबाद ये कंस्ट्रक्शन का भी जो है इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा रोल है। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो दर्जा मिला वो भी लास्ट ईयर ड्यूरिंग द कोविड अप्रैल जी 2020 में बिल्कुल सही कह जो रहे ये हैं, दिया गया। जी हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी बात जैसे आपने कही अब नस्ला टावर की, देखिए गवर्नमेंट लेवल पे ये जरूरी है कि इस इंडस्ट्री की रिकग्नाइजेशन होना और इसको बेनिफिट्स देना इस ताकि आप इस वक्त जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें तकरीबन 12 मिलियन घरों की जो है इस वक्त डेफिशिएंसी है, कम है इस वक्त शॉर्टेज है। पाकिस्तान में, जरूरत है इसका, जी शॉर्टेज है इस बिल्कुल। वक्त, जो कि हार्डली जो है हर साल हम मुश्किल से जाके 200 to 250,000 तक घर जो है हम बना पाते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो एवरी कमिंग ईयर अगर हम देखने जाते हैं तो ये नंबर्स और बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमारे कुछ ऐसे इदारे जहाँ पे हम समझते हैं कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, वो हमें उस तरह से दिया नहीं जा रहा। और कुछ ऐसे पास्ट प्रैक्टिस जैसे जो हमारे इदारों की रही है वो उसी तरह से उसको ट्रीट करते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट करप्शन का है, जिसके तहत हम लोग अब जैसे हम चाहते हैं कि करप्शन, या पहले भी चाहते थे कि करप्शन का एलिमेंट जो है ये खत्म होना चाहिए और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। एज फार इज कंसर्न अबाउट द नस्ला टावर, जी देखिए नासिर नस्ला टावर जिस जगह पे शारा फैसल पे जो बनाया गया, मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर सिंस 1978 में अगर आप देखें तो शारा फैसल जो मेन आपका आर्टरी है कराची की, जी एयरपोर्ट से आप निकलते हैं, तो ये उस वक्त से इसकी कमर्शलाइजेशन की गई। कमर्शियल डिक्लेयर इसलिए किया गया कि कराची की डेंसिटी पॉपुलेशन वाइज बढ़ रही थी, तो हमें अब जरूरत थी हाई राइज डेवलपमेंट्स की। तो जी 1978 से जो है सिटी गवर्नमेंट के तहत इसको कमर्शियल डिक्लेयर किया गया और उसके साथ साथ 5 और रोड जो है वो डिक्लेयर किए गए इसके साथ। और लेटर ऑन सिटी गवर्नमेंट ने जो है 2004 एंड 5 तक तकरीबन कोई 26 रोड जो है वो डिक्लेयर किए कराची सही में, कि जहां आबादी फैलती जा रही है तो वहां हाई राइज डेवलपमेंट्स होनी चाहिए उसमें, तो सही हाई राइज डेवलपमेंट उसमें होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारी जैसे जुडिशरी है वो उनके कुछ ऐसे ऑर्डर्स आए जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा हर्ट किया, और जिसमें हम पिछले 3 साल से हम देखते हैं तो हमें जो है इन कन्वर्टेड कमर्शियल रोड्स पे हाई राइज बिल्डिंग के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो ये एक बड़ा एक इकोनॉमिकल समझते हैं कि एक जो है एक साइकिल जो है बहुत बड़ा रुका हुआ है, जिसके तहत नॉट बिलियन ट्रिलियंस ऑफ रुपीस लोगों के जो है वो स्टक हुए हैं, स्टक हो जिसकी वजह से कराची इज सफरिंग। तो अब जैसे इसी का एक पार्ट हम नस्ला टावर हम देखते हैं, नस्ला जी टावर जिस जगह पे इस वक्त लोकेटेड है उसमें तमाम जो लैंड परचेज से लेके और इसकी जो तमाम अप्रूवल्स है वो बाकायदा थ्रू ड्यू प्रोसेस जो है उसके तहत ली गई हैं। और सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये उसी में ये एक प्लॉट था जो 1950 में जी सोसाइटी ने जो है वो उसके मेंबर को अलॉट किया था। जी और लेटर ऑन जब ये शारा फैसल की रोड अलाइनमेंट हुई तो एडिशनल एरिया उन्होंने उसमें उस वक्त के मेंबर को दिया, जो कि 1954 में उन्होंने वो एडिशनल एरिया दिया, जिसकी सही है अलॉटमेंट भी जो है वो दी गई। जो बिल्डर वहां पे आज जिन्होंने काम किया उन्होंने 2005 में ये प्लॉट परचेज किया गया, उसके बाद इसकी कमर्शलाइजेशन की गई, उसकी तमाम फीसेस पे की गई और तमाम जो आपके गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, उनसे इसकी सारी फॉरवर्डिंग और वेरिफिकेशन कराई गई। और 2010 में ये इसको कमर्शलाइज होने के बाद 2013 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई। तो और फैजल उसमें मैं एक सेकंड जी रोकूंगा आपको। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब इन्होंने काम स्टार्ट किया, ये जो बिल्डर थे वहाँ पर नेस्टर टावर के, इन्होंने सारे डिपार्टमेंट से एनओसी ली थी? जी हाँ, ऑल ड्यू रिक्वायर्ड जो एनओसीज होती हैं या डॉक्यूमेंट्स की या टाइटल की वेरिफिकेशंस होती हैं, जिसमें एक बात जैसे मैं आपको बताऊं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कि लैंड को डील करता है पूरे सिंध में, और इसके अलावा आपका मास्टर प्लान ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिस जो है जो कराची का जो है, इसके अलावा जैसे आपकी सोसाइटी की जो एक प्रोसीडिंग है वहां से भी आपको फॉरवर्डिंग करानी होती है। इन तमाम फॉरवर्डिंग्स के बाद जो है आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाके इसके बिल्डिंग्स प्लान जो उसकी अप्रूवल लेते हैं। तो वो राइट सारी ड्यू रिक्वायर्ड जो एनओसीज एंड अप्रूवल्स थे उसकी सारी कंप्लाइंस होने के बाद वहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई, और उसके बाद 2016 में कंप्लीट बिल्डिंग होने के बाद वहाँ लोगों को हैंडओवर किया गया। वहाँ पे जो इस वक्त रेजिडेंट्स है पिछले 5 साल से, वहाँ वो उनकी वो मतलब वो उनकी रिहाइश है वहाँ पे। कुछ सही है एकाएक हमें ये पता चलता है
कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो एपेलेट कोर्ट है, इन्होंने एक सोमोटो एक्शन लिया और इन्होंने इनको कॉल किया। इनफैक्ट इन्होंने जो इनिशियली जो है, इनको बिल्डर को तो कॉल नहीं किया, उनका ये था क्लेम कि ये बिल्डिंग जो है वो नाले के ऊपर जो सेवरेज ड्रेनेज है उसके ऊपर बनाई फयाज गई भाई, है। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और मेहमान शामिल होंगे स्टूडियो में, रज़ा जाफरी साहब। तो हम आपको उनका भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। देखते रहिए अवेयरनेस विद फहद। पाकिस्तान का सबसे मशहूर एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन मुगल बासमती राइस अवेलेबल इन बोथ व्हाइट एंड सिला। होम डिलीवरी इज अवेलेबल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑर्डर एंड रेडियस, ऑल्सो अवेलेबल एट योर नेबरहुड फ्रेश को। मजीद मालूमात के लिए आज ही कॉन्टैक्ट करें 5146630480 पर या ऑर्डर करें हमारे फेसबुक से। बनाए ये रमजान और भी खास मुगल बासमती के साथ, द प्रीमियम चॉइस फॉर प्रीमियम टेस्ट। 2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मनपसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें, आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्वींस प्लेट ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 647-703-0218। देखिए खेल की आवाज हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कैनेडियन मोज़ेक हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद फहद। और मेरे साथ अब एक और मेहमान मौजूद हैं, रज़ा जाफरी साहब। आपकी इनसे मुलाकात है ऑलरेडी। ये माशाल्लाह रियल एस्टेट एजेंट हैं और स्पेशली लैंड्स वगैरह भी बाय करते हैं और बेचते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना इनको भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए और इनके मुफीद मशवरे से लोगों को आगाह किया जाए कि यहाँ पर किस तरह हम लोग चीज़ें हैंडल करते हैं। रज़ा, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। तो फयाज भाई, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे नस्ला टावर की, तो आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बता रहे थे। जी हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे इसमें इनिशियली ये इसमें था कि ये ड्रेनेज के ऊपर जो है ये बिल्डिंग बनाई गई है, बट जैसे इसको कमिश्नर कराची के थ्रू एक रिपोर्ट दी गई और उस रिपोर्ट में जब क्लियर हुआ कि ये बिल्डिंग ड्रेनेज के ऊपर नहीं है और ड्रेनेज जो है ऑलमोस्ट 60 फीट डिस्टेंस पे है, तो कुछ हम समझते हैं कि यहाँ पे वो जो एग्जैक्टली रियलिटी है या रियल फैक्ट्स हैं उनको उस तरह से नहीं सुना गया और कुछ चीजें इस वक्त बड़ा हार्श बिहेवियर हमें नजर आता है जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेलेट कोर्ट है और उससे पहले हाई कोर्ट की एक प्रोसीडिंग होती है जिसमें आपकी एविडेंस होती है और उसके बाद आप उसके ऊपर काम करते हैं। अब बट ये वाली जब सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर होता है तो उसके बाद आपके पास कोई दूसरा वे नहीं है कि जहां पे आप अपील में जाएं या कोई आपके पास रास्ता नहीं रहता। अब जब ये इस किस्म का हार्श ऑर्डर हो गया कि जो 5 साल से बिल्डिंग जहाँ रेजिडेंट्स ऑलरेडी आबाद हैं और उसको जैसे डेमोलिशन का ऑर्डर है तो वो चीज एज अ स्टेक होल्डर हमारे मेंबर्स जो वहाँ पे जो बिल्डर हैं वो काम कर रहे हैं, तो उनके स्टेक को सिक्योर करने के लिए डेफिनेटली आबाद को आगे आना था। और आबाद ने इस सिलसिले में लास्ट संडे हमने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ये अपील की कि वो रेजिडेंट जिनके जो काउंसिल हैं उनको भी सुना जाए और इसके अलावा जो है वो बिल्डर हैं उनके भी काउंसिल को सुना जाए
कि जमीन की जो प्रोक्योरमेंट से लेके उसकी तमाम अप्रूवल्स को जो है लीगली जो है सारा उसको किया गया बिल्कुल है। किया गया। तो क्यों इस किस्म के हार्श अच्छा, किस्म के ऑर्डर्स हैं? फयाज भाई एक सवाल मेरा ये पैदा होता है, तो ऐसे तो कराची में हजारों बिल्डिंग होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या हर किसी को इस तरह अगर करेंगे तो आधा कराची टूट जाएगा? देखिए, यही एक रीजन है कि हमें बड़ा स्ट्रांगली इस चीज को एड्रेस करना पड़ा पब्लिकली और मीडिया में भी, कि ये एक बिल्डिंग का मैटर नहीं है। देखें, ये एक पूरी इंडस्ट्री का मैटर है। आज अगर एक बिल्डिंग के डेमोलिशन के अगर जो इस वक्त ऑर्डर किए गए हैं, तो हर तरफ खौफ फैला हुआ है, और लोगों का जो इन्वेस्टर्स हैं या जेन्युइन जो जिनके जो लोग बुकिंग कराते हैं अपने घर के लिए, जो एक घर बनाना इज नॉट दैट इजी, मतलब बड़े एक लोगों की बिल्कुल जिंदगी भर की बिल्कुल कमाई होती है, जी, इनका ख्वाब होता है, बिल्कुल ख्वाब होता है ख्वाब पूरी होता है, जिंदगी। और एक बार फिर जाके इंसान जो है अपना एक घर जो है वो बनाता है। जी अब वो घर को इस तरह से डिमोलिश कर देना, अगर इन केस ऑफ कहीं इसमें कोई इनविटी है कोई ऐसा, तो उसके लिए कोई दूसरे ऑर्डर्स थोड़ा सा कंसिडरेशन के साथ हो सकते थे, कोई इसको पेनलाइज किया जाए, या कोई इस किस्म के ऑर्डर्स हों कि जिसमें अगर आप उसको कोई पनिश करें, इंस्टेड ऑफ कि आप कहें कि बेसमेंट ग्राउंड प्लस 16 मंजिल की बिल्डिंग है उसको डिमोलिश किया जाए। इस ऑर्डर से पूरे इस वक्त कराची में इस वक्त जो है ना लोगों को, या उन जो बुकिंग्स कराने वाले जो फैमिलीज हैं, लोग हैं, या वो रहने वाले, इसमें खौफ फैला फैला हुआ है। और ये एक मतलब समझ लें लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है इस इंडस्ट्री के ऊपर, कि जिसको रिकवर करना हमारे लिए बहुत जी नामुमकिन जैसी फयाज भाई, सिचुएशन मैं बनी हुई है। एक और पॉइंट सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं उन लोग, उनके भी हर किसी के कोई ना कोई प्लॉट है, किसी की बिल्डिंग्स में अपार्टमेंट्स हैं, उनका तो ट्रस्ट बिल्कुल टूट जाएगा अगर इस तरह तो पता नहीं कितने केस निकलेंगे। एब्सोल्युटली, यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि अगर देखिए एक बिल्डिंग के टूटने का ये मैटर नहीं है, ये एक बिल्डिंग के बाद 10 बिल्डिंग ये और भी तोड़ देंगे, तो उसके बाद ये इंडस्ट्री तो कंप्लीटली जो है कोलैप्स कर जानी है। उसके बाद समझते हैं हमारा काम या बिल्डर्स का काम फिर क्या टोटली यहाँ होगा? पे जो है ना करना नामुमकिन हो नामुमकिन जाएगा। हो उसके जाएगा। लिए हमने इसीलिए कहा कि एट फर्स्ट तो इसमें कोई इस किस्म की जो है कोई ऐसी इलीगलिटीज नहीं है, और कहीं पे अगर इनका अपना सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ जगहों पे इसमें अगर रोड पे या एक्स्ट्रा लैंड इनको जो दी गई, सोसाइटी ने दी गई, तो सोसाइटी को कॉल किया जाएगा उन्होंने किस बेसिस पे, अपॉन बिल्कुल व्हाट, कौन सा लॉ था जिसके मुताबिक उनको नहीं कॉल किया गया। और ये ऑर्डर्स के तहत जो ये डिमोलिशन के आज ऑर्डर्स हैं, तो ये हम समझते हैं कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कभी भी ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। ऑलरेडी रेजिडेंट्स वहां पे ऑक्यूपाइड हैं। इसके अलावा अलादीन पार्क आप देखते हैं, वो भी पिछले हाँ, वहाँ भी 25 यही साल से मसला जो है है। वो रिक्रिएशनल पार्क है, और वो ये उन लोगों के लिए है। वो पार्क था जो कि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज जो हैं वो वहां पे, जी उनके लिए एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशनल पार्क फैसिलिटीज अवेलेबल थी। वो जो है मतलब विद इन ओवरनाइट जो है उसको डिमोलिश कर दिया गया। तो हम समझते हैं कि हमारी जो आला अदलिया है उनको जो फैसले करने चाहिए थोड़े सिंपैथी के साथ और पब्लिक इंटरेस्ट में करने चाहिए, ना कि इसमें कोई ऐसे फैसले होंगे जो आपके इकोनॉमिकल लॉसेस का भी बाइस बने, और जो पब्लिक है उनके लिए भी उनका भी कॉन्फिडेंस लूज हो, और साथ साथ बिल्डर्स के लिए जो है एक ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएं कि हमें शायद कराची में या पाकिस्तान में अब काम ही नहीं करना चाहिए, हमें किसी और जगहों अच्छा पे चले जाना फैज भाई, चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। डीएचए भी है, मेरा एक सवाल पैदा होता है कि डीएचए में कोई इस टाइप के केसेस हुए हैं पहले, उनमें क्यों नहीं होते अगर नहीं हुए तो? देखिए, डीएचए जो इदारा है ये एक तरह से डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तहत, इसमें बहुत आपके जो इदारे जो इसमें जिनकी सरपरस्ती होती है, जी उनके ऊपर भी इस किस्म के जो है कुछ ऑर्डर्स भी दिए गए, या उनके केसेस को भी टेकअप किया गया थ्रू सो मोटो। बट उसमें ऑर्डर्स होने के बाद भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। उसका मुझे मैं समझता हूँ, आप खुद समझते हैं कि जो इदारे इतने बड़े जो उसके पीछे हैं, तो उस उन ऑर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना या उसको करवाना, मैं समझता हूँ जो है ना होने के बराबर या नामुमकिन जैसी सिचुएशन है। बट प्राइवेट सेक्टर को आप जिस तरह से हर्ट करते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ा अभी इस वक्त मुश्किल फेज है हमारे लिए। डीएचए के अंदर हाँ एक सिक्योरिटी हमें जो पब्लिकली ये थी कि वहां पे कोई इंक्रोचमेंट के मसाइल नहीं है, वहाँ लैंड अपनी जगह पे आपको इंटैक्ट मिलती हैं, और साथ साथ जो उसका प्रोक्योरमेंट का जो सोर्स है वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है आपको डीएचओ को जब डीएचए एक्वायर करता है, तो वो 20 रुपए गज के हिसाब से वो जमीन दी जाती है, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू चाहे वो हजारों रुपयों में पर स्क्वायर यार्ड क्यों ना हो।
सही तो है। ये एक बहुत बड़ा मेजर है कि जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूंस है, जहां हमारी रिजर्वेशंस है, जहां हम एड्रेस करते रहते हैं अच्छा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जी। जी, फैज़ भाई एक और चीज़ मैं कह रहा था कि जब डीएचए में एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है और मेरे काफ़ी दोस्त भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल से रह चुका है, तो मेरे दोस्त भी वहाँ काम करते हैं, तो एक चीज़ अच्छी बताते हैं कि हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। जो एक तरह से एक डिजिटली जो है ना वो माशाल्लाह पेपर वर्क से, जो मैनुअल पेपर वर्क है उससे निकल के अब वो ऑनलाइन आ चुके हैं और फिंगर प्रिंटिंग लेते हैं, आंखों का स्कैन लेते हैं। आपको नहीं लगता ये भी एक काफ़ी अच्छा इसमें हेल्प करता है कि कोई करप्शन ना हो, कोई इस टाइप की चीज़ें ना हो? एब्सोल्युटली फहद, ये एक बहुत बड़ा समझने कि ये हमारा लैकिंग है हमारे उन इदारों में जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस हैं या हमारी जितनी भी अथॉरिटीज हैं कि वहाँ पे डिजिटाइजेशन का जो है ये अभी तक इसकी अडॉप्शन नहीं हुई नहीं है। हुई है। वी आर रियली थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट। आई एम नॉट मतलब विदाउट एनी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है मतलब पॉलिटिकल साइड पे, बट एक चीज हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट में जो डिजिटलाइजेशन की तरफ बड़ा जो है इसमें जो है ना एम्फेसिस है कि भाई पूरी जितनी रियल एस्टेट सेक्टर के अलावा जितने और सेक्टर्स हैं उनको डिजिटलाइज किया जाए। उसके तहत सर्वे भी हो रहे हैं, जैसे उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में वन विंडो सेल की एक जो है वहां पे स्टार्ट किया गया कि ताकि जितने भी अप्रूवल्स हैं वो जो है डिजिटलाइज हो जाएं। बट वो वर्ल्ड बैंक ने उनको सपोर्ट भी किया, वो स्टार्ट भी हो चुका वो उस पे काम, लेकिन अभी भी उसकी जो है पूरी तरीके से जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी है। और जो इंटीग्रेशन जो होनी चाहिए सिस्टम टू सिस्टम फ्रॉम अपर लेवल ऑफिसर टू जी, डाउन लेवल, जी, वो बिल्कुल। अभी तक मुश्किलात नहीं है। हुई है। देखिए ये वो रीजन था, आबाद ने ही इसका जो है वो प्रपोजल दिया था कि वन विंडो सेल लेके जाए ताकि ह्यूमन कांटेक्ट है वो मिनिमम हो, मतलब मिनिमाइज हो जाए, ताकि करप्शन का एलिमेंट कहीं पे भी ना हो। बिल्कुल, बट यू नो बिल्कुल। ये थोड़ा सा हमारे कल्चर का एक तरीके से पार्ट बन चुका है और जिसको खत्म करना हम समझते हैं कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि उसको एटलीस्ट मिनिमम साइड पे ले जाया सही, जाए ताकि करप्शन का सही। एलिमेंट जब ये खत्म होगा तो और डिजिटलाइजेशन हो जाएगी तो आपकी ये करप्शन ये मामलात भी सारे जो हैं वो दूसरे आउट ऑफ डीएचए भी जो है अच्छा वो फयाज भाई, बेहतर हो ये जाएगा। जो इमरान खान साहब की जो रिलीफ पैकेज है ताकि 50 लाख घर का जो कॉन्सेप्ट है, और उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या गैप्स हैं, वो कितना अभी तक हो चुका है या होगा, आपकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आपके इदारे की आबाद की क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? देखिए फहद, हम पिछले अगर मैं अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ का अगर पूरे फेज हम देखें तो हम सारी लाइफ में हम यही सारी जिंदगी हम सुनते चले आ रहे हैं पॉलिटिकली कि रोटी कपड़ा और मकान, बिल्कुल। लेकिन वो चीजें हमें मिली नहीं। और मकान का जहां तक बात है कि 50 लाख घर बनाना ये एक बड़ा टफ टारगेट है बट नामुमकिन नहीं है। और ये इसमें बहुत सारी जो है इसमें हर्डल्स हैं, बहुत सारी इम्पेडिमेंट्स थी, पॉलिसी इश्यूज थे, बायलॉज के मैटर्स थे। तो फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा इसको जो है इसमें चेंजिंग्स लेके आए हैं। कुछ हमारे इश्यूज जो हैं कुछ फेडरल और प्रोविंशियल में खासतौर पर सिंध की तरफ देखते हैं तो वहाँ इनके कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसकी वजह से सिंध में ये अभी पूरी तरीके से ये चेंज ऑफ बायलॉज और पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। बट पंजाब में अगर आप देखते हैं तो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत लो कॉस्ट हाउसिंग पे काम हो गया और वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है लो कॉस्ट हाउसिंग। बट इसमें एक सबसे बड़ा जो एक रिक्वायरमेंट जो डिमांड थी वो ये थी कि ये इतने घर बनेंगे कैसे, इसके लिए बिल्कुल। इतना बड़ा पैसा आएगा आएगा कैसे, कहाँ से? कहाँ से फंडिंग की जाएगी। जी। माजी में हम देखते हैं तो हमारे पास पास्ट में कोई एक ऐसे रेफरेंसेस कि हम बैंक्स को अप्रोच करते थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाते थे कि इसमें रियल एस्टेट में फंडिंग की जाए, जिस तरह की पूरी दुनिया में विद द वेरी लो मार्जिन 1% और 2% पे जो है ये फंडिंग की जाती थी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मॉर्गेज फाइनेंसिंग पे। पाकिस्तान में एक इदारा हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अलावा कहीं और ये फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। जी। बट आफ्टर जिससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसमें स्टेट बैंक को ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी कि जितने तमाम कमर्शियल बैंक है ऑलमोस्ट 35 बैंक है वो अपने पोर्टफोलियो का जो है 5% जो है वो रिजर्व करें इन फर्स्ट फेज कि जो कि इस रियल एस्टेट सेक्टर में और नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है अंडर द नैपडा उसमें जो ये फंड जो है वो इसमें डिस्बर्स किया जाएगा विच इज ऑलमोस्ट 378 बिलियन 378 अरब रुपए का ये फंड है जो इसमें डायरेक्टली इंजेक्ट इन्वॉल्व होना है। अब ये आप देखें जिसमें और साथ साथ नया पाकिस्तान के तहत इन्होंने इसमें 10% जो है वो गवर्नमेंट ने पहले 1 लाख घरों के लिए सब्सिडाइज किया कि 30 लाख का कम से कम जो घर होगा इसमें 3 लाख जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज करेगी। सही है। अपना 3 लाख रुपए जो वो बायर है उसने देने और 80% तक का जो 24 लाख रुपए का जो अमाउंट बनता है
वो अमाउंट जो है वो बैंक्स ने जो है ना वो उसमें लोन फैसिलिटेट करना है इसमें। सही है। तो आप देखें कि ये एक इतना बड़ा इकोनॉमिकल साइकिल बनना है, और जो आपकी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है उनका भी पहिया जो है वो चलना है, और एक इकोनॉमिकल चेंज होना है। यही एक रीजन है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इस वक्त बूम कर रहा है इस वक्त। सही। और इसके साथ साथ जितनी मुंसलिक जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, टाइल्स है, वो भी जो है इनका भी जो पहिया है वो बड़ी तेजी से, और जो प्रोडक्शन जो है वो भी जो है तकरीबन बहुत जो है उनको एक्सपेंशन पे जाना पड़ रहा है, प्रोडक्शंस बढ़ गई हैं। रीजन बीइंग इज अ हाई डिमांड ऑफ जो है ये स्टील सीमेंट की जो इस वक्त हैं, और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिसमें डैम्स हैं, रोड्स हैं, तो इस लिहाज से भी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो इस वक्त तरीके से इन कमिंग ईयर। तो आपको क्या लगता है फैज भाई, आगे कितना टाइम लगेगा इन 50 लाख घर की जो टारगेट है उसके लिए? देखें, जब कहीं किसी मुल्क का एक आपका हम इकोनॉमिकली अगर हम देखते हैं या हम फाइनेंशियली, तो एक बहुत बड़ा जो आपको नजर आता है कि जहाँ ग्रे एरियाज या ग्रे मनी की जो या उसका एक सर्कुलेशन है, उन सारी चीजों को देखते हुए या आगे हम डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो ये कोई 1 साल या 2-3 साल का काम नहीं है। इसमें कुछ 5 से 8 साल की मैं समझता हूँ जरूरत होनी चाहिए। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत ही कम अरसे में जो है ये पॉलिसी मेकिंग्स, और जहाँ पे चेंज ऑफ बायलॉज जिसे होने थे वो हाई डेंसिटी के हिसाब से या उसमें हाई राइज बिल्डिंग के लिहाज से वो रीजन्स एंड जोन्स उन्होंने डेवलप किए, तो बड़े शॉर्ट टर्म टाइम में जो है ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इन कमिंग ईयर हम देखते हैं कि 2020 नेक्स्ट ईयर में हमें जिसमें आप देखेंगे बड़ी इसमें डेवलपमेंट्स आपको होती हुई नजर आएंगी, जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन हो चुकी हैं उनकी डिलीवरीज भी आपको नजर आएंगी। रजा यहाँ बैठे हैं हमारे साथ। इसमें नफात तो 1-2 मिनट में आपसे लूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जैसे आप कनाडा में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे यूके हम देखें या यूरोप पूरे में देखें, मिडिल ईस्ट, फार ईस्ट में, उनका एक बहुत बड़ा जो है एक पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी और रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की सूरत में। अब इसके साथ साथ जैसे अभी एक इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट जो है उसका एक इंट्रोडक्शन कराया, और उस रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत जो फॉरेन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उसके थ्रू जो है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अपना पैसा भेज सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस वक्त आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में तकरीबन डबल की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। जी हाँ। अच्छा, रजा बैठे। रजा, तुम यहाँ माशाल्लाह यहाँ डील करते हो लैंड में भी और उसमें, यहाँ पे क्यों इस टाइप की करप्शन नहीं हो सकती? क्विकली हमें हमारे व्यूअर्स को बताओ, और फयाज भाई भी बैठे हैं, वो भी सुन रहे हैं आपकी। जी, बेसिकली मैंने कभी पाकिस्तान में कभी रहा नहीं, लेकिन आई वाज बोर्न मिडिल ईस्ट, रेज्ड इन कैलिफोर्निया। बट यहाँ पे जैसे मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि हर चीज़ स्ट्रीमलाइन होती है, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है ना, मतलब आप स्टार्ट ही करते हैं, एवरी चीज़ होती है वो सिस्टम में होती है। अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो कहते हैं दिस थिंग इज मिसिंग, यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तो जब तक जो होते हैं ना सारी चीज़ें साथ नहीं हो, आपके सारे पास मतलब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि तो आप आगे टेरियन जी, जैसे आपको एक चीज़ लेने जा रहे हैं तो एक सिस्टम है, पहले आपको उसके थ्रू जाना है, फिर पहले लैंड का भी चेकिंग होगी, टेरियन सिस्टम है, उसकी गारंटीज होती हैं कि भाई अगर आपने कोई चीज़ ले रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ है तो आपको गारंटी देती है। उसकी गारंटी पे फिर वो अपने चेक्स करती है कि भाई हम गारंटी दे रहे हैं तो वी हैव टू हैव दिस थिंग इन प्लेस। तो मतलब जो ज़मीन है वो रजिस्टर होनी चाहिए, उसकी ख़ास मेजरमेंट होनी चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए, उसके एनवायरमेंटल्स होने चाहिए, तो सारी चीज़ उसकी चेक होनी चाहिए कि भाई ये स्टैंडर्ड को मीट करती भी है कि नहीं, इनिशियल स्टैंडर्ड को। तो ये तो इनिशियल बात हो गई। उसके बाद जब डील मूव फॉरवर्ड होती है तो फिर उसके जो है ना वो डिटेल स्टडीज़ होती हैं कि इसकी सॉइल कैसी है, इसके सेडिमेंट्स कैसे हैं, तो मतलब यू नो इफ देयर इज अ स्ट्रक्चर कमिंग अप कैन इट्स विथस्टैंड द स्ट्रक्चर। तो इंजीनियरिंग स्टडीज़ शुरू हो जाती हैं, उसको 4 साल लगते हैं। तो फिर वो जो है ना वो आपका जो है प्रोजेक्ट वो मूव फॉरवर्ड होता है, मतलब समझे कि एक वर्किंग स्टेज पे आ जाता है। तो इतनी लेयर्स हैं कि आप आपको मतलब बहुत मुश्किल है इसमें, बहुत मुश्किल है। हाँ, कोई बैकडोर निकाले, क्योंकि आप कहेंगे भाई फलाने किया, इसमें देखिए ना पहले आप इन्वॉल्व हैं, फिर आपकी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट है, फिर आपकी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एंड देन देयर इज फेडरल गवर्नमेंट। तो इतनी लेयर्स हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। एंड में जाके फिर वो लीगल जो फाइनलाइजेशन होती है उसमें भी एक होता है कि जैसे मैंने बताया था शायद पहले, उसको कहते हैं जैसे टाइटल इंश्योरेंस कहलाता है कि सारा कुछ फर्ज करें फेल हो जाए, इन द एंड योर डील एवरीथिंग इज इंश्योर्ड। तो ये होता है कि मतलब चेक से आप कभी भी मतलब लॉस में नहीं जा सकते। इफ एवरीथिंग फेल्स यू इन द एंड ऑफ द गेम
आपके पास इंश्योरेंस है तो वो सारा कवर कर देगा। सारा कवर कर तो ये चीज़ है हमारे पास। नहीं, जबरदस्त, thank you लेयर्स so एंड much. लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है एंड प्रोटेक्शन है बेसिकली, इन शॉर्ट बेसिकली। तो थैंक यू रज़ा, मतलब मैं तो चाह रहा था कि लोगों को अवेयरनेस मिले, जस्ट फॉर कंपैरिजन फयाज भाई मैं चाह रहा था। अच्छा, एक ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है फयाज भाई, हम एक ब्रेक लेंगे इंशाल्लाह एंड वी विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक। देखते रहिए अवेयरनेस विद फहद। आवाज एंटरटेनमेट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं अवेयरनेस विद फहद। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं फयाज, और यहाँ पर शो में मौजूद है रज़ा जाफरी। तो फयाज भाई, आप हमें बताएं कि आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं आबाद का इन 5 to 10 years? as far as concerned about the real estate sector, जी। जो है हमेशा जो है ये एक जो है इसमें चार्म रहा है और लोगों को फैसिनेट भी करता है। और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो इसमें बेतहाशा लोग कर भी रहे होते हैं, जेन्युइनली भी, और अगर सरप्लस आपके पास फंड्स होता है तो उसके लिहाज से भी जी सही है। और उसमें अगर देखते हैं तो अभी पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली इन रियल एस्टेट और अदर सेक्टर्स हैं। अभी आप देखें बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आ रही हैं। जी बिल्कुल। आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स GIF जो भी है वहां से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। तो मतलब अगर दुनिया में अगर देखें रियल एस्टेट सेक्टर में तो कहीं पे भी इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मार्जिन या बेनिफिट्स नहीं मिलते जो पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें आपको मतलब प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन या उसकी जो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में आपको जो प्रॉफिट मिल रहा होता है। रीजन भी इट्स ऑन वेरी हाई डिमांड, क्योंकि जो नंबर अगर पॉपुलेशन वाइज देखें और हमारी डिमांड के हिसाब से देखें तो आज भी हमारी जो है सप्लाई उस तरह से हम पूरी नहीं कर पा रहे रियल एस्टेट में कि जो डिमांड के मुताबिक है। चाहे लोकली डोमेस्टिकली देखें या इंटरनेशनली हम देखते हैं कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तानीज जो हैं उनको चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी। तो अब कमिंग ईयर्स में जिस तरह से ग्रोथ यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को हम देखते हैं या बिजनेस ग्रोथ को रियल एस्टेट में हम देखते हैं, तो ये डिमांड तो हमेशा रहनी है और रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा इसी तरीके से आगे काम होता रहेगा। और ये जो है ना अपॉर्चुनिटीज मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए हमेशा ओपन है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं। जहाँ तक रजा बात कर रहे हैं जी। जो उन्होंने सारा एक पूरा सिस्टम बताया वो सारी चीजें यहाँ पे पाकिस्तान में भी कानून के मुताबिक लॉ के मुताबिक है। सही है। उनकी जो है कहीं पे वीकनेस है जिनकी इम्प्लीमेंटेशन और उस तरह से उसको एग्जीक्यूट नहीं किया एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। जैसे कि एक छोटी सी बात है, जैसे एज अ रियल एस्टेट एजेंट आपको बनने के लिए आपको कंप्लीट कोर्सेज एंड लाइसेंस रिक्वायर्ड है जी। दुनिया भर में आप जहाँ काम करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बट है। वो यहाँ पे भी ये रूल्स एंड लॉज मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन but उसकी apply नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। दीज आर द इश्यूज के जहाँ पे कुछ जो इन्वेस्टर्स हमारे खास तौर पे फॉरेन इन्वेस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं इनको एडवाइस करूंगा कि वो जहाँ इन्वेस्टमेंट्स करें उनको प्रॉपर जो बिल्डर्स वो लेजिटिमेट हाँ। बिल्डर्स, खास तौर पे जो बिल्डर्स जो हैं वो आबाद के अगर मेंबर्स हैं या ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल। इनका बैकग्राउंड देखें, इनका प्रोफाइल देखें, उसके बाद कोई डिसीजन लें। तो मैं समझता हूँ कि इनको किसी किस्म के बैड एक्सपीरियंस या कोई ऐसे एक्सपीरियंस को फेस नहीं करना पड़ेगा। सही, परफेक्ट। अच्छा, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत कम रह गया फैज भाई, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे आप बूस्ट करेंगे लोगों का मोरल? ये अब जो हालात देख रहे हैं टीवी पे, माशाल्लाह आप हर प्रोग्राम में माशाल्लाह आपके इंटरव्यू आ रहे हैं और आप जी। और बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो मुझे तो ये फिक्र होगी कि यहाँ पे US, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में लोगों का कैसे मोरल अब जो गिर गया है उसको कैसे बूस्ट करेंगे आप? देखिए, एज अ स्टेक होल्डर हम अगर ये जो नस्ला टावर का मैटर है अगर ये जेन्युइन नहीं होता तो आबाद कभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन या इस किस्म की एक्टिविटीज कभी भी सपोर्ट नहीं करती। सही है। यहाँ पे हमने सारी जो है इसकी पूरी स्क्रूटनी और सब वेरिफिकेशन हम सब चीजें देखने के बाद
ये चीज क्लियर है कि अगर लीगली एक चीज कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, बनी हुई है, तो उस पे कुछ ऐसे हार्श ऑर्डर्स की वजह से उनकी डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जी, चाहूंगा बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब को भी मैं इनको थोड़ा पैगाम देना चाहूंगा कि वो इस वक्त जो है पाकिस्तान के आला अदलिया के आला ओहदे पे वो फाइज हैं, तो उनको इन चीजों को रिव्यू करने की जरूरत है अपने ऑर्डर के ऊपर, और इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर ये बिल्डिंग डिमोलिशन इंशाल्लाह हम समझते नहीं होगी, और अगर होती है तो एक बहुत ही एक आप समझिए नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, बिल्कुल जाएगा दुनिया में। हमारी सोसाइटी में भी, और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो है ना, ये बिजनेस कम्युनिटी में भी बहुत उसमें जाएगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इस चीज के लिए, और इंशाल्लाह हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश है, और चीफ जस्टिस भी इसको कंसिडर करेंगे, और इस बिल्डिंग पे किसी किस्म का कोई ऐसी आंच नहीं आएगी और डिमोलिश नहीं होगी इंशाल्लाह। ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो जी, बोलिए। लोग हैं उनको भी इस चीज के लिए मतलब ये कि हौसला रखना चाहिए, और उनका कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल मॉरली इनको हाई रहना चाहिए, और तो इस किस्म की कोई इंशाल्लाह। अच्छा, गवादर के हवाले से कोई क्विकली कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? गवादर इज ऑल्सो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट हम समझते हैं इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ अगर आप समझते हैं तो जी। वहां पे अगले आने वाले अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए अगले 10-15 साल की अगर आपके पास पेशेंस है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, तो वो एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। रीजन भी कि एट प्रेजेंट वहां पे इतना एक स्ट्रॉन्ग या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट या उसको बनने होते होते जो टाइम लगेगा। 10-8 टाइम लगेगा। तो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई वुड सजेस्ट कि भाई कि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स की जाए, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ज़बरदस्त, थैंक यू फैज़ भाई। तो नाज़रीन, जाने से पहले मैंने और रज़ा ने एक रिकमेंडेशन तैयार की, और फैज़ भाई मैं आपकी गोश गुजार भी करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो पेपर वर्क है उसको हम जल्द से ट्रांसफ़र करें, चाहे वो KDA का हो, KMC का हो, जो इदारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं उनका जो पेपर वर्क है, जो मेल वर्क, उसको ऑनलाइन करें, डिजिटाइज करें, ताकि जो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो उसके अंदर, और जो है ना ट्रैक ऑफ रिकॉर्ड हो के कौन क्या कर रहा है, और उसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। दूसरी मैं चाहता हूँ कि इस सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करें थ्रू साइबर सिक्योरिटी, और ताकि जैसे फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म है, उसको यूटिलाइज़ करें ताकि हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड हो कि भाई कौन बंदा कहाँ क्या कर रहा है, और ताकि उसको कोई फेक ना कर सके, उसको कोई जिस तरह के जालीपन जो वहाँ पर होता है उसको रोका जा सके। एक जो थर्ड कॉन्सेप्ट जो है टेरियन का, मुझे यहाँ का बड़ा अच्छा लगा, तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि टेरियन टाइप की एक बॉडी बनाई जाए जो कि काइंड ऑफ अ मैन इन द मिडल हो, बेसिकली आपके इदारों के दरमियान, जो कि इन चीज़ों को सिक्योर करे लोगों की इन्वेस्टमेंट को। राइट, ऐसा मैं सही कह रहा हूँ? जी, वो वारंटी होती है। इट्स लाइक अ वारंटी वारंटी सिस्टम होता है, जैसे मैंने बताया था वो कि वारंटी वो गारंटी करते हैं फिर, लेकिन जिस चीज़ को वो गारंटी करते हैं उनके अपने चेक्स एंड बैलेंस अपने चेक एंड बैलेंस वो उसके लिए अच्छा, अगेंस्ट टैक्स होनी चौथा चाहिए। जो है ना, मैं चाहता हूँ कि लैंड रिफॉर्म आए, उसके अंदर लैंड रजिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हो, और एस्क्रो अकाउंट कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए जाएँ ताकि इन चीज़ों को ज़्यादा बनाया जाए। अच्छा, बाईलॉज भी चेंज किए जाएँ ताकि उसके अंदर जो बैकडोर है उसको प्रोसेस को रीड किया जाए, और उसके अंदर बैकडोर्स हैं उसको जो है क्लोज किया जाए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप पेनलाइज करें, क्योंकि इस तरह के तो हज़ारों केसेस होंगे, सही है ना? तो आप पेनलाइज करें जहाँ अगर गलती भी अगर हुई है, और वैसे तो नहीं भी, जब जारी बात है वो गवर्नमेंट के इदारों ने अप्रूव किया है, लेकिन आप ताकि नॉर्मल बायर जो हैं वो उससे इम्पैक्ट ना हो, और इंस्टेड ऑफ बिल्डोजिंग देयर होम्स, और वो बेचारे घर से बेघर हो जाएं। और दूसरी चीज़ जो है, मैं इमरान खान साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आज मेरी बात भी इमरान खान के जो डिजिटल के जो देख रहे हैं, उन्होंने मुझे जोर दिया कि फहाद भाई, ये जो वहाँ पर जो IT बोर्ड है सिंध का, ये जो है ये इदारा हर प्रोविंस का अपने उसमें काम कर रहा है, तो आप वहाँ पर अगर सिंध की जो लोकल गवर्नमेंट है वो अगर सीरियस होंगी तो ही उसको आगे लेके जा सकता है। और मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस उनसे गुजारिश करूँगा, जब आप इसको नोटिस दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं IT बोर्ड को नोटिस देते सिंध के कि इन चीज़ों को डिजिटाइज करें, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे वहाँ पर हैं लोकल, ताकि ये सारी चीज़ें जो है इम्प्रूव हो सकें, और ये इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो इंशाल्लाह, सही ना? ताकि आबाद भी तरक्की करे, जो इन्वेस्टर हैं वो भी यहाँ पर उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, और चीज़ें, और बाहर इन्वेस्टर भी इसको देखते हुए, जो पाकिस्तानी के अलावा भी इन्वेस्टर वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तो मैं बहुत खुशगुजार हूँ फयाज भाई आपका, आपने अपना, मुझे पता आप इतने बिजी थे,
और आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा और हमें फीडबैक ज़रूर दें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को ज़रूर लाइक करें। मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए अवेयरनेस विद फहद और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रज़ा जाफरी का दोबारा। थैंक यू गाइस।